Assalamu alaikum class. Today is 3rd December, Thursday, and today's topic is about early civilization of the world's ancient China. What you have to do is you have to do two questions in today's lecture, that is write down the procedure of silk and why did Chinese civilization remain unchanged for such a long time. क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 5 पार्ट आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे. अभी हम इसकी टॉपिक से रिलेटेड रीडिंग करते हैं. दैट इज चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 45 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चाइनीज सिविलाइजेशन का पढ़ा था. वो कब स्टार्ट हुए थे, वो अपनी वाटर की नीड कहाँ से पूरी करते थे, येलो रिवर से. उनका चाइनीज़ कल्चर जो रिमेनिंग टाइम का था वो स्टिल अभी भी उसको प्रैक्टिस करते हैं. और उनकी डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में, उनकी डिफरेंट डायनेस्टीज़ कितनी थी, कैसे प्रोसीजर स्टार्ट हुआ और कैसे चाइना का नाम डेवलप हुआ. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द फेमस प्रोडक्शन ऑफ द चाइनीज़ प्रोड्यूस सिल्क. चाइनीज़ फर्स्ट सिविलाइजेशन थी एंशियंट सिविलाइजेशन में से जिन्होंने सिल्क प्रोड्यूस की थी और राइस प्रोड्यूस किया था. ये टू मेजर क्रॉप्स थे जो उनकी बहुत मेजर इन्वेंशन थी, जो उनका सीक्रेट ट्रेड था, सीक्रेट इकोनॉमी का रीज़न था. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. China is famous for its silk production. It was the first country in the ancient world to cultivate the mulberry tree, raise silkworms, and produce silk. These silkworms feed only on the fresh tree. Silk is made from the cocoon of the silkworm. Each cocoon is covered with a single thread. It is unwound to make a single large thread. The thread is detangled, spun together to make it thicker and later on weaved into the silk cloth. The Chinese kept the process of silk production a secret from the rest of the world for hundreds of years. So China first ancient civilization थी जिन्होंने silk produce किया था. Silk का प्रोड्यूस करने का प्रोसीजर क्या होता है, वो प्रॉपर प्रोसीजर कि सिल्क वॉर्म के कोकून से बनाई जाती है. कोकून जैसे आप लोगों ने साइंस क्लास में पढ़ा होगा, जो बटरफ्लाई लार्वा के कोकून से प्रोसीजर से गुजर के बटरफ्लाई बनती है. कोकून एक सिल्की वेब स्पंप सा होता है जो आप लार्वा के ऊपर टैंगल सा होता है. आप उस प्रोसीजर के ऊपर से वो कवर्ड हुई थी, वो सिंगल थ्रेड बनती है. उसको फिर अनरैप किया जाता है, डिटेंगल करते हैं और प्रॉपर फिर इसको प्रोसीजर से गुजार कर एक थिक फॉर्म में, एक सिल्क के क्लॉथ की फॉर्म में उसको प्रोड्यूस किया जाता है. सो चाइनीज़ ने अपना सिल्क बनाने का जो प्रॉपर प्रोसीजर था उसको उन्होंने सीक्रेट रखा था बाकी सिविलाइजेशन से, बिकॉज उनके ये ट्रेड को काफ़ी प्रॉफिट दे रहा था, उनकी इकोनॉमी को प्रॉफिट दे रहा था. और ऑल्दो उनकी अपनी इन्वेंशन थी तो वो उसको सीक्रेट रखना चाहते थे. अनदर फैक्टर्स जो हम पढ़ेंगे उनके ड्रैगन के सिंबल का, कि चाइनीज़ ड्रैगन सिंबल बहुत टाइम इंटरवल से यूज़ करते हैं. इवन उनके कैलेंडर में भी एक ड्रैगन का सिंबल जो एक मंथ को उन्होंने सिम्बलाइज किया है, इससे इसको. So dragons are legendary creatures in Chinese mythology and folk tales. The dragon is also a symbol of power, strength, and good luck for worthy people. The dragon was often the symbol of the emperor. So dragon वो symbolize करते थे. Normally dragon folk tales वगैरह में किसी चीज़ से resemblance देने के लिए वो यूज़ करते थे, जिस चीज़ को power, strength और good luck का symbolize देना हो तो वो लोग dragon का symbol उसके लिए यूज़ करते थे. मिथ होते हैं जो कि फोक टेल्स फॉल्स बिलीफ्स पे, फॉल्स आइडियाज़ पे, रैंडम आइडियाज़ पे बनाए जाते हैं. जैसे अगर आप लोग बचपन में सुनते आए हो कि जो परियां होती हैं वो आती हैं, कुछ उनका प्रोसेस, जैसे आप लोग के जब छोटे थे दांत टूटते थे तो एक मिथ है कि परियां आती हैं, वो दांत ले जाती हैं और आपको उसके रिवॉर्ड में कुछ दे जाती है. तो वो मिथ है, फोक टेल्स है. एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं होता, ये फॉल्स बिलीफ्स होते हैं और फॉल्स आइडियाज़ जो लोगों की खुद से इन्वेंशन होती हैं, खुद से बिल्ड कर दिए जाते हैं आइडियाज़ कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो मिथ्स होते हैं जो कि कोई रियलिटी, कोई इसका प्रूफ नहीं होता, कोई इस पर ऑथेंटिक बात नहीं होती कि ये बात ऑथेंटिकेट है कि ये बिल्कुल ठीक बात है. सो मिथ्स फॉल्स आइडियाज़ ही होते हैं. सो चाइनीज़ का एक मिथ बिलीव करते हैं, वो लोग ड्रैगन से सिम्बलाइज करते हैं किसी पावर को, किसी स्ट्रेंथ को, किसी चीज़ की गुड लक को. नॉर्मली वो लोग अपने किंगडम में अपने रूलर को ड्रैगन से सिम्बलाइज करते थे. अनदर उनका फैक्टर और जो पढ़ेंगे हम लोग वो है ऑरेकल बोन्स. सो हम लोगों ने जितनी भी सिविलाइजेशन पढ़ी है उनके राइटिंग सिस्टम के लिए एंशियंट इजिप्शियंस हीरोग्लिफ यूज़ करते थे. हीरोग्लिफ के लिए वो रोसेटा स्टोन यूज़ करते थे, इसके ऊपर वो लोग राइटिंग करते होते थे.
राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे, रीड और राइट करते थे रोसेटा स्टोन पर। सो चाइनीज़ अपना राइटिंग सिस्टम की जो नीड फुलफिल करते थे वो ओरेकल बोन्स से फुलफिल करते थे। ओरेकल बोन्स टर्टल का शेल या किसी भी हार्ड मटेरियल, हार्ड बोन्स वगैरह का स्ट्रक्चर होता था जिनमें वो राइट डाउन करते थे। नॉर्मली जो वहाँ के रूलर होते थे उन्होंने कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना होता था ना एक किंगडम से दूसरे किंगडम को, तो वो उसके अंदर जो शेल है ओरेकल बोन का शेल, उसके अंदर उसको कल्टीवेट कर दिया जाता था। वो जो मैसेज होता है उसको सीक्रेट वे में उसको राइट डाउन करके भेज दिया जाता था। उसको इस तरह रिवील किया जाता था मैसेज को कि उसको हीटअप करके उन बोन्स को काफ़ी देर हीटअप किया जाता था, जिसके बाद जो उसके ऊपर राइट डाउन स्क्रिप्ट होती है रिटन, वो रिवील हो जाती थी। अब हम इसको रीड करते हैं। Oracle bones such as the turtle shell, cattle shoulders, or other bones have important clues to China's history. Oracle bones were used to take the consent of the gods if the kingdom needed to know something, such as will the king have a son or should we go to the war. कोई भी उनको अपना मैसेज कन्वे करना है कि वो वार पे जा रहे हैं या किसी एक किंगडम के पास सन है या कोई उन्होंने कोई मैसेज इंपॉर्टेंट कन्वे करना था, इट वुड बी क्रेव्ड इनटू बॉन और शेल। वो शेल जो टर्टल शेल होता है या कोई भी बॉन्स यूज़ की जाती है एनिमल्स की, उसके अंदर वो क्रेव किया जाता है, रिटर्न राइट डाउन किया जाता है सीक्रेट वे में। दे वुड देन हीट द बॉन अंटिल इट क्रैक्ड, उसके अंदर लिखा जाता है मैसेज। जब उसको हीट अप किया जाता है, जब वो बॉन क्रैक हो जाती है तो उसके अंदर से जो मैसेज होता है वो रिवील होता है। द क्रैक लाइन्स वुड रिवील द विशेज ऑफ द गॉड्स। This process of learning what the gods want it is called divination. Divination उनकी जो will होती है, कोई उन्होंने सीक्रेट बात करनी हो, जो रिवील करनी हो, वो लोग ओरेकल बोन के अंदर क्रेव्ड करके अपना मैसेज को कन्वे करते होते थे। सो दैट्स इट। आपके इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं। लेट्स से हम रिलीजन का टॉपिक भी थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। रिलीजन, the ancient Chinese believed in many gods. Ancestor worship was very important since they believed the family members become godlike in the afterlife. So first line हमें बता रही है कि the ancient Chinese believed in many gods. So many gods, so वो polytheistic थे because वो multiple gods पे believe करते थे। Ancestor worship was very important since they believed the family members become godlike in the afterlife. So ये statement proof कर रही है कि वो लोग भी afterlife journey पे believe करते थे। लाइक इजिप्शियंस का भी आफ्टर लाइफ जर्नी पे बिलीव था। सो जो चाइनीज़ है, एंशियंट चाइनीज़, उनका भी आफ्टर लाइफ जर्नी पर कि आफ्टर डेथ उनकी एक आफ्टर लाइफ जर्नी होती है, उस पर बिलीव रखते थे। दे बिलीव दैट द एम्परर वॉज ब्लेस्ड बाय द गॉड इन हेवन, सो इफ़ ही लॉस्ट द ब्लेसिंग ऑफ हेवन ही हैड टू बी रिमूव्ड। सो उनका बिलीव होता है कि जो उनके किंगडम किंग्स होते हैं, एम्परर्स होते हैं, वो हेवन में अपने गॉड से ब्लेस्ड किए जाते हैं। सो अगर वो लोग कुछ गलत काम करते तो उनकी ब्लेसिंग रिमूव हो जाती है, वो लोग अपने किंगडम से हटा दिए जाते हैं। नॉर्मली मैंने आपको क्लास में प्रीवियस लेक्चर में भी एक मूवी का एक रेफरेंस दिया था कि मैंने एक मूवी देखी थी, उनमें भी कोरियन कल्चर था, वहाँ पे भी मल्टीपल गॉड से बिलीव था उनका। सो एक गॉड ने अगर कुछ गड़बड़ कर दिया, अगर उसके एरा में, उसके टाइम टेबल में उनको प्रॉफिट नहीं होता एग्रीकल्चर में, तो वो बिलीव करते हैं कि वो गॉड की ब्लेसिंग नहीं रही उन पर, उनके वजह से जो उनकी गॉड की ब्लेसिंग थी वो रिमूव हो गई है। सो अगर उनकी गॉड की ब्लेसिंग रिमूव हो जाती है तो उसको अल्टीमेटली उसकी किंगडम को भी रिमूव कर दिया जाता है। तो सेम केस चाइनीज़ का भी बिलीव होता है कि जो उनके किंगडम्स होते हैं, जो उनके एम्परर होते हैं, वो हेवंस में ब्लेस्ड किए जाते हैं गॉड से, और अगर वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं, दैट इज थिंग्स दैट प्रूव द रूलिंग फैमिली हैड लॉस्ट द मैंडेट ऑफ द हेवन वर नेचुरल डिजास्टर एंड रिबेलियन। कि अगर उनके कुछ इस तरह का काम हो जाता है जो प्रूफ देता है कि दैट दे हैड लॉस्ट द मैंडेट ऑफ द हेवन, कि जो हेवन की ब्लेसिंग है, जो उनकी गॉड का लॉ होता है, रूल होता है, वो उन्होंने उसको लूज़ कर दिया है, कोई ब्लेसिंग ऑफ हेवन को लूज़ कर दिया, तो वो किसी भी नेचुरल डिजास्टर और रिबेलियंस, कोई भी बगावत वगैरह का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो उनमें आ जाता है कि अब जो उनका वो किंग है वो उसके फर्दर वो मॉरल्स में ब्लेसिंग्स नहीं रही, सो उसको रिमूव कर दिया जाता है। आम सिविलियंस होते हैं वो प्रॉपर प्रोसीजर करते हैं, प्रॉपर प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे वो अपने उस किंग को, उसकी किंगडम को रिमूव कर देते हैं। पीपल वुड बिलीव दैट द रूलिंग फैमिली वॉज नो लॉन्गर फेवर्ड बाय द गॉड। उनका बिलीव होता है कि अब उनके पास गॉड की ब्लेसिंग नहीं है तो उनको उनकी किंगडम को रिमूव कर दिया जाए।
सो वो उनके रिलीजन का भी कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह है, वो मल्टीपल गॉड्स पे बिलीव करते थे, वो आफ्टर लाइफ जर्नी पे बिलीव करते थे, और वो गॉड की ब्लेसिंग पे बिलीव करते थे कि जो उनकी किंगडम्स है वो हेवन में गॉड्स से ब्लेस्ड किए जाते हैं। अगर वो कुछ गड़बड़ कर दें, मीन्स अगर कुछ उनके टाइम पे कुछ प्रॉपर प्रोसीजर में, कोई एग्रीकल्चर में या कुछ भी किंगडम के प्रोसीजर में कोई गड़बड़ हो जाती है, तो वो बिलीव उनका ये होता है कि वो फर्दर मोर अपने गॉड्स की ब्लेसिंग से फेवर्ड नहीं किए जाएंगे, तो उनकी टाइम उनकी किंगडम को रिमूव कर दिया जाता है। सो ये उनका टोटल रिलीजन पे बिलीव था। फर्दर मोर उनका रिलीजन और फिलोसफी पे फिलोसफर्स थे जो उनके उस टाइम के मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका उन पे बिलीव था। हम उनकी क्या क्या फिलोसफीज थी, कौन से फिलोसफर ने क्या क्या फिलोसफीज दी थी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड आउट करेंगे। आपके इस लेक्चर में जस्ट 2 क्वेश्चंस हैं, दैट इज राइट डाउन द प्रोसीजर टू मेक सिल्क। उसका क्वेश्चन का आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा। सिल्क इज मेड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म, ईच कोकून इज कवर्ड विद अ सिंगल थ्रेड, इट इज अनवाउंड। ये प्रॉपर प्रोसीजर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था रीडिंग में भी। ये प्रोसीजर आप लोगों ने राइट डाउन करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट आपकी एक्सरसाइज का, वाई डिड चाइनीज सिविलाइजेशन रिमेन अनचेंज फॉर सच ए लॉन्ग टाइम पीरियड, कि उनकी सिविलाइजेशन स्टिल प्रैक्टिस की जाती है, वो स्टिल सेम क्यों है? क्योंकि जो उनकी उनका कल्चर था वो सिंगल एक कबीले का कल्चर नहीं था, सिंगल ट्राइब का कल्चर नहीं था, वो मल्टीपल ट्राइब्स के कॉम्बिनेशन से जो उनका कल्चर था, जो उनकी वो कल्चर डिवेलप हुआ था। ऑल्दो वो जो कल्चर था वो नेचर से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होकर उनका कल्चर डिज़ाइन हुआ था, तो उनका जो कल्चर था वो नेचर से बहुत क्लोज था, बहुत यूनिक था। दैट्स वाई उनका कल्चर काफ़ी टाइम इंटरवल के लिए, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अनचेंज रहा था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। जो वो लोग पहले प्रैक्टिस करते थे अपने कल्चर से रिलेटेड, वो स्टिल प्रैक्टिस थी उनकी। नाउअडेज टुडे के कल्चर में भी वो लोग उस अपने कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है ऑल्दो, लेकिन काफ़ी हद तक वो वही सिमिलैरिटीज़ हैं, वही कल्चर उनका रिमेन सेम है। दैट्स इट। आपका आज का लेक्चर का टॉपिक जस्ट इस पे था। आप क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी करोगे और अपने नोटबुक पे राइट डाउन भी करोगे। दैट्स इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।